अभी हमने देखा है कि धर्मेंद्र प्रधान का हमने इस्तीफा लिया है, तो जिस तरह से हमने धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लिया, कोशिश यही रहेगी कि हमारी हम इस धर्मेंद्र प्रधान से लेके प्रधानमंत्री तक ये लड़ाई चले और इस्तीफा सबका हो, सबको इन सारे सिंडिकेट्स को, इनके चोरों को सरकार से गिराया जाए, भगाया जाए, उखाड़ फेंका जाए। इसलिए हम ये नारा लगाते हैं कि अमित शाह और मोदी जी के कान तक ये आवाज़ जाए और ऐसा ये आवाज़ गूंजे कि जो जिस तरह से पेपर लीक और ये शिक्षा का चोरी कर रहे हैं वो ना करें, छात्रों के आवाज़ को समझे, छात्रों के अधिकार को समझे। इस्तीफा तो हो गया ना अब, सिर्फ और सिर्फ धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो जाना हमारी मांग का पूरा होना नहीं होता है। उनकी माफ़ी की कोई ज़रूरत नहीं है, उनको पहले अपने भाजपा के लोगों को और सबसे पहले खुद को माफ़ करना चाहिए जो कुकर्म उन्होंने किए हैं। जिस टाइप की भाषा वो हमेशा से बोलते आए हैं, 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड, ऐसी भाषा, लोगों को गालियां देना, उनके सांसद ने पार्लियामेंट में खड़े होकर गालियां दी हैं, उनके मुख्यमंत्री एक न्यूज़ एजेंसी के कैमरा पे बोलते हैं गालियां, और उनके बाकी केंद्रीय मंत्री, उनके अभी जो दिल्ली में पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर हैं और नई दिल्ली विधानसभा से विधायक हैं, उन्होंने कैसी कैसी गालियां दी हैं। दिल्ली राइट्स के समय अभी जो दिल्ली सरकार में एक मंत्री हैं कपिल मिश्रा, उनकी भाषा आप सुनिए। तो ये लोग दूसरों को क्या माफ करेंगे? और ये लोग जेनजी को तो लुभा रहे हैं ना, आने वाले समय में 40-50 करोड़ मतलब वोटर बनेंगे ये लोग, या वोटर हैं भी इनमें से कई सारे लोग, तो एक बहुत बड़ा वोट बैंक को ये लोग तैयार करने में लगे हैं। तो जेनजी क्या सोच रहा है? कैसे लुभाएंगे? आपने एजुकेशन के फील्ड में क्या किया? आपने हेल्थ केयर के फील्ड में क्या किया? आपने एनवायरनमेंट के फील्ड में क्या किया? आज हमारा देश इतनी भारी एनवायरमेंटल क्राइसिस झेल रहा है, इतनी भारी हेल्थ केयर क्राइसिस झेल रहा है, इतनी भारी एजुकेशन क्राइसिस झेल रहा है। इनको लेके क्या अप्रोच है? आप बात ही नहीं करते। जिन मुद्दों पर आप बात करते थे, मंदिर मस्जिद, उसमें भी आप चोरी कर ले रहे हैं। मोदिया सुन ले, इतना ऊंचा बोल, हल्ला बोल। हाँ, क्या सुनाना चाह रहे हैं? ये सुनाना चाह रहे हैं जो हम छात्रों का दर्द है, हम छात्रों की आवाज़ है, जो कि इस मोदी शाह के जो गवर्नमेंट को सुनाई नहीं देती है। जिस तरह से उन लोगों ने 20 तारीख को हमारे साथ बर्बरता की, वो दिखाता है कि कितनी नतमस्तक सरकार है ये, कितने फासिस्ट लोग हैं कि अपने छात्रों का आवाज़ सुनने के बजाय वो छात्रों को मारते हैं, मरवाते हैं, पैलेट गन का इस्तेमाल करते हैं और ना जाने देश भर के अंदर किस किस तरह के हथियारों का इस्तेमाल करते हैं। हमने देखा कि बिहार के अंदर सिवान में AK-47 का इस्तेमाल किया कि छात्रों को डराने के लिए, छात्रों को मारने के लिए। तो इसलिए हम ये नारा लगाते हैं कि अमित शाह और मोदी जी के कान तक ये आवाज़ जाए और ऐसा ये आवाज़ गूंजे कि जो जिस तरह से पेपर लीक और ये शिक्षा का चोरी कर रहे हैं वो ना करें, छात्रों के आवाज़ को समझे, छात्रों के अधिकार को समझे। इस्तीफा तो हो गया ना अब, सिर्फ और सिर्फ धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो जाना हमारी मांग का पूरा होना नहीं होता है। जिस तरह से इन लोगों ने हमारी शिक्षा को बेचा है, चाहे फिर वो NEP लाके हो या NT जैसे इंस्टीट्यूशन को बैठा के हो, ये सारी जो इनएविटेबल चीज़ है, ये इसको हटाने का हमारा मांग है। और हम चाहते हैं कि इस तरह की प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस जो हमारी शिक्षा के साथ खिलवाड़ कर रही है, छेड़छाड़ कर रही है, इसको हम भंग कराएं, ख़त्म कराएं और उखाड़ फेंकें। अमित शाह को इस्तीफा दे देना चाहिए, आप लोग मांग कर रहे हैं? बिल्कुल कर रहे हैं अमित शाह। बिल्कुल अमित शाह को इसलिए इस्तीफा देना चाहिए क्योंकि जिस तरह से हमने देखा कि 20 तारीख के अंदर छात्रों के साथ जो हिंसा हुआ, जिस तरह से लोगों के ऊपर गोली चली और हड्डियां तोड़े गए, सर फोड़े गए, ये अमित शाह के परमिशन पे ही हुआ। और अगर तो पुलिस वाले भी हुए हैं ऐसा, जब देखिए ये जो है एक फेक नैरेटिव चलाने के लिए जो कोशिश है कि घायल पुलिस वाले हुए हैं, आप ये देख पा रहे होंगे 20 तारीख के अंदर कई सारी ऐसी वीडियो आई जिसमें जो लांबा जो पुलिस के जो एक ऑफिसर हैं, वो एक महिला के साथ किस तरह से बर्बरता करते हैं, उनको थप्पड़ लगाते हैं, और कई सारी ऐसी वीडियोस आई हैं जहाँ पे कि महिलाओं के साथ गलत तरीके से हिंसा किया मेल पुलिस ने किया। और ये पुलिस उन्हीं की पुलिस है, अमित शाह की पुलिस है, इसलिए अमित शाह भी इसके लिए अकाउंटेबल है और उन्हें इस्तीफा देना चाहिए। तो आगे भी आप लोग मांगते रहेंगे इस्तीफा? हालांकि होने वाला तो है नहीं अमित शाह का इस्तीफा, भावी प्रधानमंत्री है भाई। यार ये हम अभी अपनी लड़ाई तो शुरुआत कर रहे हैं। अभी हमने देखा है कि धर्मेंद्र प्रधान का हमने इस्तीफा लिया है, तो जिस तरह से हमने धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लिया, कोशिश यही रहेगी कि हम इस धर्मेंद्र प्रधान से लेके प्रधानमंत्री तक ये लड़ाई चले और इस्तीफा सबका हो, सबको इन सारे सिंडिकेट्स को, इनके चोरों को सरकार से गिराया जाए, भगाया जाए, उखाड़ फेंका जाए। झारखंड के मुख्यमंत्री का भी इस्तीफा मांगेंगे आप? बिल्कुल मांगेंगे। जिस तरह से उन्होंने मतलब छात्रों के साथ जो JPPSC और JSSC में जो किया, ये बिल्कुल ही मतलब
एक बिल्कुल ये मतलब गलत चीज़ है। इसको हम लोग साफ सिरे से खारिज करते हैं, उसके खिलाफ रेजिस्ट करेंगे, रेजिलियंस में आएंगे, उसका भी जो है जो अकाउंटेबिलिटी है वो मांगेंगे और डिमांड करेंगे कि वो जो जिम्मेदार हैं वो अपना पद छोड़ें। अपना पद छोड़े। ठीक है, बहुत शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए। तो यहाँ पर आप देखेंगे कई सारे और छात्र हैं। तो क्या नाम हुआ भाई आपका? मेरा नाम अक्षत है। तो आप लोग भी अमित शाह का इस्तीफा मांग रहे हैं? हाँ, हम मांग रहे हैं क्योंकि हमने धर्मेंद्र प्रधान से आप लोग अमित शाह पहुंच गए हैं। क्योंकि हमने देखा कैसे 20 तारीख को ब्रूटली पुलिस ने प्रोटेस्टर्स को हरास किया और मतलब वो वीडियो सबके सामने है। उसमें आपको सिंपल लॉजिक यूज़ करना है कि क्या हो रहा है। मतलब अगर आप बीजेपी के भी वोटर हैं तो आप उसको देखकर ये नहीं कह सकते कि वो मोरली करेक्ट काम किया गया है, एथिकल काम। जंतर मंतर पे भाजपा सपोर्टर भी मुझको मिलते थे। बहुत सारे भाजपा सपोर्टर आते थे। इनफैक्ट एबीवीपी के कई फॉर्मर प्रेसिडेंट्स रहे आते थे। वो कहते थे कि पॉलिटिक्स दूसरी चीज़ है, मगर यहाँ हम इशू को बहुत गंभीर मानते हैं और हम आपके साथ खड़े हैं। और वो इनफैक्ट क्रिटिसाइज भी करते थे जो गवर्नमेंट का एक्शन 20 तारीख को कहते हैं कि वहाँ पर पंचर और ताले बनाने वाले के बच्चे बैठे हुए थे। बिधूड़ी जी के बारे में, उनकी जो फॉर्मर कॉन्स्टिट्यूएंसी रही है दक्षिणी दिल्ली लोकसभा, वहाँ के लोग ही आपको बता देंगे कि वो कितने काबिल हैं, कितने अच्छे बयान देते हैं और कितने जमीन से जुड़े नेता हैं। हमें रमेश बिधूड़ी जी के बयान पर अगर कमेंट करने की जरूरत पड़ी, वो व्यक्ति जो गालियां बकता है पार्लियामेंट के अंदर खड़े होकर, जो लोगों को रिलीजन के लाइंस पर बांटने की कोशिश करता है, उस व्यक्ति से हमें बयान नहीं चाहिए। कठुआ कहता है, भड़वा कहता है, उग्रवादी कहता है दानिश अली को, जो चुने हुए सांसद। जी। तो हमें उनसे वो क्या कह रहे हैं, कैसे कह रहे हैं, वो कुछ हमें सुझाव देते तो हम सुनते भी। हम जान रहे हैं वो क्या कर रहे हैं। वो छात्रों के साथ खड़े तो होने नहीं वाले, वो किसी मुद्दे पर बोलने नहीं वाले। उनको केवल 2 मिनट की फुटेज चाहिए। कालका जी का विधानसभा का इलेक्शन तो जीत नहीं पाए, वो हमको क्या ज्ञान। नरेंद्र मोदी फ्रेंड्स करके रील बनाते हैं और कहते हैं कि मैंने बच्चों को माफ कर दिया। तो माफी मतलब माफ कर दे रहे हैं आप लोगों को, बहुत बड़ी बात नहीं है वो। हमें उनकी माफी की कोई जरूरत नहीं है। उनको पहले अपने भाजपा के लोगों को और सबसे पहले खुद को माफ करना चाहिए जो कुकर्म उन्होंने किए हैं। जिस टाइप की भाषा वो हमेशा से बोलते आए हैं, 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड, ऐसी भाषा, लोगों को गालियां देना। उनके सांसद ने पार्लियामेंट में खड़े होकर गालियां दी हैं। उनके मुख्यमंत्री एक न्यूज़ एजेंसी के कैमरा पे बोलते हैं गालियां। और उनके बाकी केंद्रीय मंत्री, उनके अभी जो दिल्ली में पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर हैं और नई दिल्ली विधानसभा से विधायक हैं, उन्होंने कैसी कैसी गालियां दी हैं। दिल्ली राइट्स के समय अभी जो दिल्ली सरकार में एक मंत्री हैं कपिल मिश्रा, उनकी भाषा आप सुनिए। तो ये लोग दूसरों को क्या माफ करेंगे? ये लोग जेनजी को तो लुभा रहे हैं ना। आने वाले समय में 40-50 करोड़ मतलब वोटर बनेंगे ये लोग, या वोटर हैं भी इनमें से कई सारे लोग। तो एक बहुत बड़ा वोट बैंक को ये लोग तैयार करने में लगे हैं। तो जेनजी क्या सोच रहा है? कैसे लुभाएंगे? आपने एजुकेशन के फील्ड में क्या किया? आपने हेल्थ केयर के फील्ड में क्या किया? आपने एनवायरमेंट के फील्ड में क्या किया? आज हमारा देश इतनी भारी एनवायरमेंटल क्राइसिस झेल रहा है, इतनी भारी हेल्थ केयर क्राइसिस झेल रहा है, इतनी भारी एजुकेशन क्राइसिस झेल रहा है। इनको लेके क्या अप्रोच है? आप बात ही नहीं करते। जिन मुद्दों पर आप बात करते थे, मंदिर मस्जिद, उसमें भी आप चोरी कर ले रहे हैं, उसमें भी आप चंदा चोरी कर ले रहे हैं। तो अब आप हमको ये कहेंगे कि आ जाइए जेनजी, हम आपको ये दे देंगे, हम आपसे इसलिए कनेक्ट हो जा रहे हैं क्योंकि हम फ्रेंड्स कह दे रहे हैं। तो फ्रेंड्स कहने से नहीं आप कनेक्ट होंगे, आपको लोगों के लिए कुछ करना होगा। आप सारा ए लगा रहे हैं फ्रेंड्स में, आप लोग हो जाइए ना कनेक्ट। क्या कनेक्ट कैसे हो? इतनी बड़ी बड़ी क्राइसिस हैं सर, उन पर उनका कुछ कहना नहीं है, उन पर उनका कोई विजन नहीं है। एआई से एम्प्लॉयमेंट क्राइसिस कितनी बड़ी होने वाली है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एजुकेशन के पूरे स्ट्रक्चर पर कितना गहरा इम्पैक्ट होगा, उस पर उनका कोई ध्यान नहीं है। अगर हम एआई कंपनीज को ही ले लें तो उस पर उनका क्या है? हमारे देश में कौन सी कंपनीज है? एक ले दे के बार बार नाम लेते देते हैं सर्वम का। सर्वम क्या है? एक ट्रांसलेशन टूल को हमने थोड़ा सा और ज़्यादा एआई बेस्ड, हम कह रहे हैं कि एआई बेस्ड ट्रांसलेशन टूल है, टेक्स्ट टू स्पीच, स्पीच टू टेक्स्ट और उनके मॉडल्स। मगर आप कोई ग्लोबल मॉडल बताइए जो एआई का यूज़ कर रही हो दुनिया। आप कोई एजुकेशन का ऐसा एग्जाम्पल दीजिए जो हमने हाल फिलहाल में कुछ ऐसा पाया हो, ऐसा कोई रिसर्च हुआ हो, ऐसा कुछ अचीव किया हो जो हम ग्लोबली क्लेम कर सकें कि ये हमारी जीत है। आप हेल्थ केयर मॉडल्स देखिए, कोविड के समय कितना बुरा हाल था दिल्ली में, दिल्ली के आसपास के इलाकों का। दिल्ली के आसपास के इलाकों से एम्बुलेंसेज भर के आती थी दिल्ली के अलग अलग सरकारी अस्पतालों में। तो ना आपसे हेल्थ केयर क्राइसिस सॉल्व होती है, ना आपसे एजुकेशन क्राइसिस सॉल्व होती है, ना इतनी बड़ी लूमिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़ी क्राइसिस आप उसको लेके आपका कोई विजन है। और इन सबसे बड़ी, इतनी बड़ी इकोलॉजिकल, इतनी बड़ी क्लाइमेट क्राइसिस के लिए आपका क्या व्यू पॉइंट है? हमने देखा अभी मध्य प्रदेश में कैसे किसान, कैसे आदिवासी लोग धरना दे रहे थे, हमने देखा कैसे उड़ीसा में आदिवासी धरना दे रहे थे। इन सब विषयों को लेके क्या कोई गंभीरता दिखती भी है सरकार में? हमारी जो समझ है, और अगर कोई भी आम इंसान
अगर लेमैन की तरह भी सोच के इन चीज़ों को परखे तो वो नहीं कह सकता कि सरकार गंभीर है कि इनमें से किसी भी मुद्दों के लिए। आम आदमी क्या परेशान है इस गवर्नमेंट से? आम या आद- फिर लोग सोच रहे हैं कि नहीं हमें मंदिर मिल गया, धर्म बचा हुआ है, बीजेपी है तभी लोग सड़क हिंदुत्व पर है। आए, आपने देखा वो कनौज छात्र आए, छात्र आए, मैं जेंजी को छोड़ करके बात कर रहा हूँ। जिंजी को छोड़कर भी लोग समझ रहे हैं, लोग उनके साथ हैं। आप अगर जाएंगे तो आपको, हमने देखा आयशा से हैं हम लोग, आयशा के स्टॉल के पास कैसे 80 साल की बुजुर्ग महिला 19 तारीख की रात से 20 तारीख को सुबह तक लगातार जगी रही। रोज हमारे पास बूढ़े लोग आते थे महाराष्ट्र से, तमिलनाडु से, उत्तर प्रदेश के अंदरूनी इलाकों से, हरियाणा से, दिल्ली से, पालम से एक व्यक्ति आए थे जिनकी एक आंख से उनको दिखता नहीं था और वो छड़ी लेके चलते थे और वो बस से आए थे। तो लोग, जब मैसेज पेनिट्रेट किया, मैसेज लोगों तक पहुंचा और लोग उससे कनेक्ट कर कर आए हैं। ये कहना कि ये लिमिटेड था जेंजी तक, ये बहुत गलत होगा। इसकी ऐसी फ्रेजिंग करना कि ये बस जेंजी हैं, ये गलत होगा। जेंजी के पेरेंट्स हैं, उनके ग्रैंड पेरेंट्स हैं और बहुत बड़ा मास इससे कनेक्ट हो रहा है। जैसा कि आपने खुद बताया कि कैसे आरएसएस और बीजेपी के लोग भी वहाँ पे आते थे। तो वो कौन लोग हैं? जो लोग आरएसएस और बीजेपी से जुड़े हुए लोग हैं वो तक आ रहे हैं। तो वो अपने बच्चों की परवाह कर रहे थे, वो वहाँ पर नजर जी आ रहे हैं। जी जी चलिए ठीक।